हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 अकाउंट्स। चैप्टर है हमारा फर्स्ट। स्टार्ट कर रहे हैं हम अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और टॉपिक है हमारा, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग क्या है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा हुआ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नाम से ही पता लग रहा है नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट के कमाने के पर्पस से ये नहीं बनाई गई है। Not for profit organizations refers to the organizations that are used for the welfare of the society. So ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई है भाई? हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, भले के लिए ये बनाई गई हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं बनाई हैं। एंड आर सेटअप एज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। बेसिकली ये चैरिटी पे बनी है, यानी चैरिटी इसमें लोग करते हैं तब इनके पास पैसा आता है और फिर ये अपना काम करती हैं वेलफेयर का। विच फंक्शन विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव, यानी ये जो भी काम करती है, जो भी फंक्शंस परफॉर्म करती है, वो पैसे कमाने के लिए बिल्कुल नहीं करती है। द मेन एम इज़ टू प्रोवाइड सर्विस टू अ स्पेसिफिक ग्रुप और द पब्लिक एट लार्ज। सो इसका मेन एम क्या होता है? सर्विसेज प्रोवाइड करना, भाई लोगों की सेवा करना, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, चाहे पब्लिक हो, किसी की भी हो, ठीक है, किसी भी पर्पज़ से ये बनाई जा सकती है। बस पैसा कमाने के पर्पज़ से नहीं बनाई जाती है, सेवा के लिए बनाई जाती है, वेलफेयर के लिए बनाई जाती है। नॉर्मली दे डू नॉट मैन्युफैक्चर, परचेज और सेल गुड्स एंड मे नॉट हैव क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। अब ना ही ये कोई गुड्स मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं, ना ही कुछ खरीदने या बेचने का काम करती हैं, ना ही कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होती है इसमें, यानी कि कुछ उधार में सामान बेच रहा था, ऐसा जनरली ये ऐसा कुछ नहीं करती हैं। Hence, they need not maintain many books of accounts. So इसीलिए इनको बहुत सारे अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग का काम हो, कुछ खरीदने बेचने का काम हो। जब ये सब चीज़ें हो ही नहीं रही है तो ज़्यादा अकाउंट्स बना के क्या करना है। एज द ट्रेडिंग कंसर्न्स टू, ट्रेडिंग कंसर्न्स यानी जो ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग का काम करती है, व्यापार करती है, कुछ खरीदने बेचने का काम करती है, सिर्फ वही कंसर्न्स, सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे अकाउंट्स बनाती हैं। इनको नहीं बनाने, इनको कोई ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना, क्योंकि प्रॉफिट निकालना किस लिए है भाई? अपने को प्रॉफिट जब होना ही नहीं है, अपने जो मन है अपना ऑर्गेनाइजेशन का, वो मेन ऑब्जेक्टिव है ही नहीं प्रॉफिट कमाना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के करेंगे क्या? The funds raised by such organizations are credited to the capital fund और general fund। अब भाई इनके पास जो भी फंड्स यानी पैसा आता है वो या तो कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं या जनरल फंड में डाल देते हैं, ठीक है। क्रेडिटेड मतलब ऐड करना, ठीक है। तो कैपिटल फंड या जनरल फंड एक फ़ंड बना दिया जाता है, उसमें सारा पैसा ऐड ये लोग करते रहते हैं जहाँ से भी पैसा आएगा। The major sources of their income usually are subscriptions। Major sources of income यानी इनके पास पैसा आखिर आता कहाँ से है, इनकम होती कहाँ से है इनकी इनकम होती है सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम देयर मेंबर डोनेशंस। यानी जो इनके मेंबर्स होते हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, जो इनके साथ मिल के काम करते हैं, वही सब्सक्रिप्शन यानी वही ये लोग इनके जो है पैसा लगाते हैं, इनमें चैरिटी वगैरह डोनेशन वगैरह करते हैं, या ग्रांट्स इन एड, या फिर गवर्नमेंट जो होती है इनकी हेल्प कर देती है, थोड़ा बहुत पैसा इनको दे देती है, क्या सोचकर कि भाई ये तो लोगों का भला करे, वेलफेयर करे, चलो हम इन्हें सपोर्ट कर देते हैं। या फिर ये अपने पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं, वहाँ से इनको इनकम होती रहती है लोगों के वेलफेयर के लिए। The main objective of keeping records in such organizations is to meet statutory requirements। अब देखो इसमें ऐसा नहीं है कि एक भी अकाउंट नहीं बनाना पड़ता, यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, कुछ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? क्यों, रीज़न क्या है कि ये अकाउंट्स बनाने पड़ रहे हैं? क्योंकि कुछ स्टैटूटरी रिक्वायरमेंट्स होती है। स्टैटूटरी रिक्वायरमेंट्स का मतलब है यहाँ पे लॉ के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ ऐसी होती है जो कंपलसरी होती है। लॉ कहता है भाई तुम्हें कुछ ना कुछ 2-4 अकाउंट्स ऐसे हैं जो मेंटेन करने ही पड़ेंगे।
एंड हेल्प देम इन एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द यूटिलाइजेशन ऑफ देयर फंड्स। और साथ में इन अकाउंट्स को बनाने से उनको काफ़ी हेल्प मिलती है ये जानने में, ये देखने में, समझने में कि हम अपने फंड्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं, कहाँ यूज़ कर रहे हैं, क्या सही जगह यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई घपलेबाजी तो नहीं हो रही। आखिर कुछ तो रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ेगा ना, पैसा जो आ रहा है, क्योंकि इंसान है, इंसान तो लालची होता है, घपला कर सकता है। तो सब चीज़ें रिटर्न में होने के लिए 1-2 अकाउंट्स तो मेंटेन करने ही पड़ते हैं। दे ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर the financial statements at the each and end of each accounting period। साथ में इनको कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनानी पड़ती है जब अकाउंटिंग पीरियड एंड हो जाता है। इसका क्या मतलब है, जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है। फाइनेंशियल ईयर कब होता है ऑर्गेनाइजेशंस का या कंपनीज़ का, 31 मार्च को एंड हो जाता है। तो इस साल के एंड में मार्च में इनको क्या करनी पड़ती है, कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं, ठीक है, जिससे कि वो अपनी इनकम निकाल पाएँ, अपने एक्सपेंडिचर्स यानी उनके खर्चे कहाँ हो रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, पैसे आ रहे हैं तो कितने आ रहे हैं, जा रहे हैं तो कितने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या बिल्कुल हम घाटे में तो नहीं जा रहे हैं। और ये जितनी भी ये रिपोर्ट्स बनाएंगे ये सारी कहाँ इन्हें सबमिट करानी है, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ को जाके जमा करवानी है, ठीक है। इसके बाद ये वीडियो ख़त्म।